डिग्री अगर बढ़ जाता है, 3 डिग्री अगर ये प्रकृति का अगर इन्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो आप सोच नहीं सकते कि पूरे पृथ्वी पे क्या भूचाल मच जाएगा, क्या स्थिति आएगी। और ये स्थिति आने में लंबा समय नहीं लगेगा। जिस तरह से आज काम हो रहा है, जिस तरह से हर लोग खुद अपना ही देख रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर हम जाएंगे, तो आप जिस जनरेशन के लिए, जिस बच्चों के लिए, जिस पीढ़ी के लिए आप काम कर रहे हो, शायद वो पीढ़ी ना ही रहे। ये स्थिति आज आ चुकी है। और जैसे कि पूरे दुनिया में आज जो रिसर्च हुआ है, जो एनालिसिस हुआ है, तो सब अभी कह रहे हैं कि 2060 तक, यानी 2060, अभी मेरे ख्याल से 2022 चालू है अपना, तो आने वाले करीब 35-40 साल में पूरे धरती की, यानी पूरे पृथ्वी की करीब करीब 40% सॉइल ये पूरी बैरन हो जाएंगी। यहाँ पे विड्स भी नहीं आ जाएगा, यानी इस जमीन पूरी बंजर बन जाएंगी, जहां पे कोई कल्टीवेशन हम नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति डे बाय डे, कहीं करोड़ों हेक्टेयर जमीन आज की तारीख में बंजर बन चुकी है। तो आने वाले समय में पूरे पृथ्वी की अगर 40% सॉइल अनफर्टाइल हो जाएगी, जहां पे कुछ भी नहीं आएगा, तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी धोखे की ये सूचना है, घंटा है। हम अब समझ सकते हैं आज की तारीख में काफी सारे देशों में फूड क्राइसिस चल रहे हैं। और ऐसे में अगर 40% हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल, हमारी धरती, अगर वहां से कुछ भी हमें ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने बड़े गंभीर परिणाम हम पे होने वाले हैं। तो इसलिए हम जो ये सब प्रयास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो सबके प्रयास से मिलकर निश्चित रूप से जिस परिस्थिति से हम जा रहे हैं, उसको हम आज आज अगर हम काम करेंगे तो उसको रोक सकते हैं। तो जितने भी लोग खेती से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, भले आप बिजनेस करते हो, लेकिन इसमें जो भी बिजनेस खेती से रिलेटेड रहेगा, वो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए रहेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि बिजनेस के साथ साथ हम एक बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें ये देखना जरूरी है कि प्रकृति की सेवा करने के साथ साथ हमें अपना जो मॉडल है वो कैसे सस्टेनेबल रहे, प्रॉफिटेबल रहे, जिससे हमें कुछ अर्निंग भी मिले, जिससे हमारी लाइफस्टाइल हम मेंटेन भी कर सके। तो ये सब चीजों का ध्यान इसमें रख के भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे मॉडल्स हमने अलग अलग समय पे अलग अलग मॉडल्स पे चर्चा की है, डिस्कशन किया है। काफी सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है और उससे जो आउटपुट निकलता है, लोग इसमें काम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और काफी सारे लोगों ने सैंडलवुड का प्लांटेशन स्टार्ट किया है, काफी सारे लोगों ने बाम्बू का प्लांटेशन स्टार्ट किया है, काफी सारे लोग मिक्स क्रॉपिंग का जो मॉडल है, नेचुरल फार्मिंग का जो मॉडल है, वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कुछ लोग नो टिलेज फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोग ये सब मॉडल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके परिणाम भी लोग देख रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से कई लोगों को कुछ समस्या आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रही है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की ऐसी है कि जहाँ पे कुछ अलग मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, पर निश्चित रूप से इसका समाधान भी है। अगर सही ढंग से हम काम करेंगे, तो इसके ऊपर हम निश्चित रूप से बात कर सकते हैं, इसके ऊपर हम उपाय ढूंढ लेके काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम इसके लोगों को मिल रहे हैं। तो बस मैं इस समय इतना ही चाहूंगा कि मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे आपसे कहने से अच्छा है कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आपकी समस्या हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये सभी समस्या का, आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से हम सब मिलके एक अच्छा इकोसिस्टम अपनी पृथ्वी पे बना सकते हैं, क्योंकि ये सबकी पृथ्वी है। हम अपना ही ना सोचे छोटे से मेरे 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ लैंड का, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट का अगर सोचे हम, ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, इसको अगर हमें रोकना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ना ही एक कहीं किसी कंट्री के होने वाले हैं, पूरी दुनिया पे होने वाले हैं। तो पूरे सबको मिलके अगर हम काम करेंगे तो ही हम बच पाएंगे। तो इस दिशा में भी हमें सबको काम करना है। और
पूरे अभी 3-4 साल से जो भी हम काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अकेले लातूर डिस्ट्रिक्ट में हमने मोर दैन 3 लाख प्लांट्स लगाए हैं। उसमें करीब 2 लाख प्लांट्स हमारे फल के प्लांट्स हैं अलग-अलग। जो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जहाँ की इकोसिस्टम है, यहाँ का जो वाटर शॉर्टेज है, जो रेन शैडो एरिया है, तो ऐसे एरिया में यानी ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर का मॉडल जो हम यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं, तो बहुत ही कम पानी में, कभी-कभी बरसात के पानी में भी हम काफी सारे हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा सकते हैं और उससे रेगुलर फार्मिंग में जो इनकम हम कमा रहे हैं, जो आय हमें आ रही है, उससे भी कहीं अच्छी आय हमें ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर के मॉडल से हमें आ सकती है। तो ये सब चीजें भी हमें देखना है, इसके ऊपर चर्चा भी करनी है, काम भी करनी है। तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे बरसात काफी रहेगी तभी हम प्लांट लगाएंगे, पानी होगा तो ही प्लांट लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी हमें नेचर ने दिया है उसको ही कंजर्व करके, उसको ही संभाल के, उसका ही सही उपयोग करके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आप अपने एरिया में कर सकते हो। आज के तारीख में मैं परसों अयोध्या गया था, तो आपको यकीन नहीं होगा कि अयोध्या जैसे मैदानी प्रदेश में, जहाँ पे लाखों एकड़ जमीन एकदम इतनी फर्टाइल और अच्छी सॉइल है, आज भी वहां पे 10-15 फीट पे पानी मिल रहा है। आज भी शरुई नदी में पानी बहता जा रहा है। जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे बरसात में पानी आता है, वैसा अयोध्या में सरयू में पानी आज की तारीख में बरसात जैसा पानी बह रहा है। तभी भी वहां पे मॉर्निंग मॉर्निंग में 6 बजे टेम्परेचर 38 टू 40 डिग्रीज है। 38 टू 40 डिग्रीज मॉर्निंग का टेम्परेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर कहीं जगह पे यूपी में मैंने देखा कि 50 डिग्री तक चला गया है। जैसे कि बुंदेलखंड का कुछ एरिया है, वहां पे 50 डिग्री। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे शहर हमने देखे कि पूरे दुनिया भर में उस तारीख को सबसे ज्यादा टेम्परेचर, दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर उस डिस्ट्रिक्ट में था। जैसे कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट हो या वहां का वर्धा डिस्ट्रिक्ट हो, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड उस डेट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने क्या समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा, किस परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो इसी के चलते हमें दोनों चीजों पे ध्यान रखना है कि हमारी खेती से हमें एक अच्छी आय भी मिले, अच्छी इनकम भी मिले, साथ साथ हमारे एरिया का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो हम कैसे कम करें। आज की तारीख में जिस जिस तरह से हम खेती में मोनोक्रॉपिंग का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पोल्यूशन का काम हो रहा है, अलग अलग तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ रहे हैं हमारे, उससे चल के काफी सारे नेचुरल क्लाइमेट का सामना हमें करना पड़े। एक तो बारिश इतनी हो जाएगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे, या तो बारिश नहीं होंगी, इतनी धूप हो गई कि हम परेशान हो जाएंगे, या कई जगह पे इतनी सारी आइस की बारिश हो जाएंगी तो वहां का जनजीवन भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये सब नेचुरल क्लाइमेट का अगर हमें सामना करना है, तो आज से अभी से हमें सजग होके इस विषय पे काम करना है, जिससे हम इनकम भी कमा। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हम इसके साथ में। जी राहुल जी। महादेव जी, कुछ पूछ सकता हूँ मैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ महादेव जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक किसी के पास एक बैरन लैंड था, जी उन्होंने संतरा का छिलका पूरा ट्रक का ट्रक भर के डाल दिया वहां पे, तो बैरन लैंड एकदम फर्टाइल हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इस जमीन ने जो भी चीज बनाई है, वो चीज कोई भी यहाँ पे वेस्ट नहीं है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है। तो जितना भी हम किचन वेस्ट शहर के जो भी डाल देते हैं एक जगह पे कचरा डिपो पे, वो ना करके अगर ये सब किचन वेस्ट अगर सही तरह से अगर डंपिंग करें हमें खेतों में, तो इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका अगर एंजाइम बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी खेती से जो भी निकलता है वेस्ट, वो खेती में फिर से जाएगा, तो हमारी सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी। ओके, थैंक यू। यानी इवन हमें जो विड्स हमारे खेतों में आते हैं, अगर क्रॉप के हमारे हाइट से ज्यादा विड्स आ रहे, तो वहीं से वहां कटिंग करना है, वहीं पे डाल देना है। अगर हमारी क्रॉप हमारा हॉर्टिकल्चर का बगीचा है, अगर हॉर्टिकल्चर की हमारे पेड़ों की हाइट अगर 8 to 10 फीट है, और हमारा
जो विड्थ है, अगर वो 1 फीट 2 फीट का उसकी हाइट है, तो हमारे क्रॉप के लिए वो डैमेज नहीं करेगा, बल्कि हमारे हॉर्टिकल्चर बगीचे के लिए वो पूरक है। एक अच्छा इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर रहा है। यानी प्रकृति से जो भी निकल रहा है वो हमारे लिए फायदे का है। उसका कैसे हम सही उपयोग करें, ये हमें समझ के लेना जरूरी है। अगर इस ढंग से हम प्रकृति के साथ काम करेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, तो अपनी मिट्टी, अपनी सॉइल इतनी फर्टाइल हो जाएंगी, एक बूंद भी हमें बाहर की कोई ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, किसी भी चीज की बाहर की हमें जरूरत नहीं है। तो प्रकृति आपने आप जो चाहिए उस मिट्टी के लिए, उस क्रॉप के लिए, वो आपने आप बनाने की प्रकृति की प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम खुद बाधा डालते हैं, बाधाएं लाते हैं। इस वजह से हमारी सॉइल का इरोजन भी हो रहा है, हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कार्बन का ये हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रहे हैं। तो एक पूरा साइकिल है, इस साइकिल को हमें समझ लेना पड़ेगा कि इसके मेन रीजंस क्या है। तो जितनी सॉइल को हम कम टिलेज करेंगे, जितनी हम ग्रास से सॉइल हमारी कवर करके रखेंगे, उतनी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उतना हमारे सॉइल में सॉइल कार्बन बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे सॉइल को कार्बन की जरूरत है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन अगर कहीं स्टोर है तो सॉइल में है। अगर वो कार्बन रिलीज हो जाता है तो सभी के लिए वो कार्बन हानिकारक है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। जी आदित्य जी, हाँ राहुल जी। क्वेश्चन था कि हाँ हाँ हाँ। क्या हम चंदन उगा सकते हैं क्या अल्मोड़ा के एरिया में, मतलब हिली क्या एरिया में? क्या क्या? क्या हम चंदन कोई कहाँ हिली पे? एरिया में उगा सकते? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सैंडलवुड के अल्मोड़ा में उगा सकते हैं, उत्तराखंड के हिली एरिया में। हाँ उगा सकते हैं, जहाँ पे बर्फबारी ना होती हो वहां पे उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि जहाँ पे बर्फ होती हो वहां पे नहीं। जी जहाँ बर्फ आती हो वहां पे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पतझड़ हो जाती है बर्फ के गिरने से, तो पतझड़ होगी तो वो बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, और वो पैरासाइट भी है। बाजू को पौधे भी, अदर पौधे भी चाहिए। सैंडलवुड अगर ग्रो करना है हमें, तो सैंडलवुड अकेला नहीं ग्रो हो जाता। पैरासाइट होने की वजह से बाकी काफी सारे पेड़ आजू बाजू में रहेंगे, तो उनसे भी कुछ वो फूड इनटेक कर लेता है। खुद से काफी कम फूड वो जनरेट करता है। तो इसलिए सैंडलवुड बाकी पौधों के साथ में लगाया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी हो, वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर का तो देखा जाए तो वो करीब जिस लैंड में करीब 12 to 40 डिग्री टेम्परेचर है, उस सभी जगह पे आ जाता है। बारिश की बात करें तो 300 से लेके 1200 तक बारिश की एरिया में सैंडलवुड अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था महादेव जी कि जी मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे कौन से हैं जो पॉट में ग्रो कर सकते हैं, जिनकी जमीन नहीं है, ऐसे कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो पॉट में ग्रो करें? मैंने लास्ट सेशन में कोई इस, हाँ हाँ, एक लिस्ट शेयर की थी, इसे अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में है, वो आप शेयर कीजिए। लेकिन डेली यूजेस में उस क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप पॉट में काफी सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे हमारे काफी सारे पुराणों में भी और कल्चर में भी है, तुलसी का इम्पोर्टेंस है। तो तुलसी सबसे अच्छा पौधा है, जो हर्बल है, मेडिसिनल है, जो हर कोई अपने घर में पॉट में लगा सकता है। तो गिलोय है, एलोवेरा है, शतावरी है, अश्वगंधा भी है। तो ये काफी सारे पौधे हैं जो हमारे गमले में हम लगा सकते हैं। इवन टर्मरिक है, जिंजर है, ये भी हर्बली पौधे हैं सब। ये सब चीजें हम अपने घर में पौधे में पॉट में हम कर सकते हैं। ओके। सीमा जी पूछ रही हैं कि सैंडलवुड राजस्थान जोधपुर के एरिया में ग्रो कर सकते हैं क्या? या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बिल्कुल कर सकते हैं। और कई लोगों ने हमें यहाँ से, यानी लातूर से सैपलिंग लेके वहां पे उन्होंने बगीचे खड़े किए हैं, लगाए हैं। ओके। एक और क्वेश्चन था महादेव जी कि कोई हम्म। विलेज से पूछ रहे हैं कि विलेज के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर विलेज पीपल, फॉर फार्मर्स? काफी सारे टेक्निक्स है वेस्ट को कंपोस्ट करने के लिए। तो उस एरिया के लिए आपके मैन पावर के हिसाब से जो टेक्निक सुटेबल है आप यूज कर सकते हो।
जैसे कि हमें अगर कम दिन में कुछ फर्टाइल अच्छी तरीके का खत बनाना है तो हम उसको एक मैश में लेयर बना के बना सकते हैं उसको। वो मैं शेयर करूंगा वीडियो ग्रुप में अपने, कि किस तरह से 21 डेज में हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कुछ टेक्निक है, कुछ स्पीड बना के हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उसमें कल्चर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें एंजाइम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छी तरह से कंपोस्ट बन सकता है। कुछ जगह पे बेड्स में बेड बना के पूरे 3 फीट विड्थ के 20 फीट 30 फीट के लंबे बेड बना के उसको कवर करके किस चीज से भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके वन वीकली 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करना जरूरी है। तो ये अलग अलग टेक्निक है। बेसिकली इसमें एक ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉपर नमी होना जरूरी है, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और ड्राई भी नहीं होना चाहिए कंपोस्टिंग के प्रोसेस में। और जितना कंपोस्ट प्रोसेस में कवर रहेगा अपना कंपोस्ट, उतना ज्यादा उसका फर्मेंटेशन जल्दी हो जाएगा। साथ में कुछ कल्चर्स उसमें ऐड करना जरूरी होता है। वैसे तो देखा तो जीवामृत और एंजाइम सबसे अच्छा कल्चर है इसमें। ये दोनों का अगर यूज करेंगे आप तो बहुत जल्दी आप अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट मिलेगा, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छे रहेंगे। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अगर फल से कंपोस्टिंग जल्दी करना है हमें, या किचन वेस्ट से, या फल से, जो सिटी का जो वेस्ट है उससे, तो उससे सबसे चीज एक जरूरी है, अगर जल्दी कंपोस्ट आपको चाहिए उसमें से जो वाटर कंटेंट है, वाटर मॉइस्चर है, वो कम करें। तो उसके लिए काफी सारे मशीन्स भी आए हैं जो प्रेस करके उसमें का पानी अलग से निकाल देते हैं। जैसा ही पानी निकल जाता है उसमें, तो बाकी कंपोस्टिंग होने में बहुत हमें आसानी हो सकती है। तो काफी सारे चीजें कंपोस्टिंग के बारे में है, जो भी आपके लिए सुटेबल है आप यूज कर सकते हैं। या माधव जी, किसने पूछा था कि जीवामृत का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, कि जो जीवामृत नहीं बन बेसिकली जीवामृत की जरूरत जिस जमीन में आप फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर यूज नहीं करते हैं, सालों से आपकी जमीन अगर ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो जीवामृत की जरूरत ही नहीं है। जीवामृत क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। जीवामृत हमारी खेती की जरूरत इसलिए बन गई कि हमने हमारी जो जमीन है उस जमीन में जो जीव तत्व है वही हमने पूरे जो माइक्रो जीवीज है वहां के, वो पूरे हमने केमिकल का और फर्टिलाइजर यूज करके पूरे मार दिए हैं। 1 स्क्वायर इंच अगर लैंड का अगर पीस ले हम, 1 स्क्वायर इंच 1 इंच बाय 1 इंच, तो 1 इंच में करीब 3 करोड़ से ज्यादा जीव होते हैं। 3 करोड़, मोर देन 3 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा एक जीवन साइकिल इस धरती के अंदर छिपा है। तो ये जो जीवी होते हैं, जिस क्रॉप के लिए जो भी फूड चाहिए उस टाइम वही जीव वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। जो प्लांट सनलाइट से कुछ फूड लेता है और जमीन आपकी रूट के थ्रू जमीन के अंदर छोड़ देता है, वही फूड को इंटेक करके ये जीवी फिर प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं। तो ये एक अपना एक साइकिल है, एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर जमीन के अंदर ये पूरी जीवी हमारे मर गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमारे घर में किचन में सब कुछ पड़ा है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, तो हम खा पाएंगे? घर में तो हमारे फूड है, ज्वार है, दाल है, चावल है, सब्जी सब कुछ है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ उपभोग होगा। तो हम क्या करते हैं, घर में कोई नहीं बनाने के लिए, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, रेडीमेड पिज्जा मंगा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं। हमारी भूख तो उस समय के लिए, कितना वो हेल्दी है ये अलग बात है, लेकिन हमारी भूख वहां के लिए हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो सही में हेल्दी है हमारे लिए? टेम्पररी हमारा सोल्यूशन हो गया। उसी तरह आज की तारीख में जो किसान हमें खेती में यूरिया, डीपी या जो भी बाहर से फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो जस्ट पिज्जा बर्गर का काम कर रहे हैं। आपकी तुरंत जो नीड है क्रॉप की वो पूरी कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल वो जरूरत नहीं है। तो ये सस्टेनेबल जरूरत कौन पूरा करता है? ये नेचर का अपना एक साइकिल है। तो पूरे क्रॉप धरती में जो भी क्रॉप्स है वो जमीन के अंदर इतने सारी फूड का इंटेक छोड़ देते हैं, वो माइक्रोजीवी वो फूड इंटेक करके फिर क्रॉप के लिए अपने नया फूड बनाते हैं। तो ये साइकिल है। अगर ये साइकिल इंटैक्ट है आपकी जमीन में, तो कोई भी जीवामृत की जरूरत नहीं है। जीवामृत करता क्या है, जमीन में जीवाणु की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो इंक्रीज करता है। अगर ऑलरेडी आपकी जमीन फर्टाइल है, आपकी जमीन में सॉइल कार्बन अच्छा चाहे, सॉइल मॉइस्चर अच्छी से आपकी जमीन में, तो आपकी जमीन में जीवामृत की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना जरूरी है कि जीवामृत हम क्यों डाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, जमीन में जो भी आपके खेतों में मिलता है वहीं के वहीं मल्चिंग करके उसको जमीन के अंदर
आपको गाड़ देना, जिससे सॉइल कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, सॉइल का जो इरोजन है नहीं हो जाएगा, सॉइल जो इवापोरेट होता है कार्बन वो नहीं हो जाएगा। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि सॉइल पूरी हमारी किसी न किसी चीज से, जो भी एग्री वेस्ट है उससे वो कवर रहे। जितनी जमीन हमारी सनलाइट के लिए एक्सपोज रहेगी उतना हमारा कार्बन का लॉस हो जाएगा। ना ये प्रकृति के लिए भी ठीक नहीं है और ना हमारे जमीन के लिए भी ठीक है। तो ये बहुत ही अहम चीज हमें समझ लेना जरूरी है कि कार्बन लॉस हमारे सॉइल से नहीं होना चाहिए। तो ये अगर संभालते तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति सब चीजें अपने आप में एक प्रकृति का साइकिल है, वो करना जरूरी है। दूसरी बात इसमें सबसे जरूरी है, अगर पूरे मेड़ पे आपके पूरे मेड़ पे अगर हम पेड़ लगाते हैं, हर मेड़ पे अगर पेड़ होगा तो इस पेड़ के ऊपर करोड़ों करोड़ों अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के पशु पक्षी आते हैं, वहां पे बैठते हैं। उनकी जो मलमूत्र वहां पे जो नीचे गिरता है वेस्टा, तो वो खाने के लिए बिलियंस ट्रिलियंस में माइक्रोजीवी आते हैं। जो जीवामृत में हम टेक्निक यूज करते हैं कि किसी भी बड़े पेड़ के नीचे की जो मिट्टी हम जीवामृत बनाने में डालते हैं, उसका क्या होता है, वो कल्चर है। जैसे हम दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दही डालने से वो कल्चर हम ऐड कर रहे हैं उसमें, तो उससे पूरे दूध का दही बन जाता है। उसी तरह जीवामृत बनाते समय किसी पेड़ के नीचे की जो मिट्टी हम यूज करते हैं, वो मिट्टी से वो जीवाणु का हम मल्टीपल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जागरी है और चने का पीठ है, आटा है, तो उससे उसको जीवाणु मल्टीपल हो रहे हैं। तो अगर इसी तरह आपके पूरे मेड़ पे अगर पेड़ है तो वहां पे काफी सारे पशु पक्षी आएंगे, उनकी वहां पे विष्ठा गिरेगी, मलमूत्र गिरेगा, और वो खाने के लिए करोड़ों जीवी वहां आ जाएंगे, और वही जीवी आपके जमीन में जाके आपके जमीन को फर्टाइल बनाएंगे। जीवामृत का काम वो सब नेचुरल वे से वो जीवी करेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर मेड़ पे जितने भी सुटेबल पेड़ है, फल के पेड़ हैं, बाम्बू के पेड़ हैं, आप अपने मेड़ पे लगाइए और जमीन को कवर रखिए। कोई भी एक बूंद भी आपको जमीन के जीवामृत की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें समझना जरूरी कि क्या कौन सी चीज किस लिए हम कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है। ब्लाइंडली कोई चीजें फॉलो मत कीजिए, उसको समझ के आप फॉलो कीजिए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। यस राहुल जी। जगदीश जी पूछ रहे हैं कि कितना सॉइल कार्बन कंटेंट लगता है सैंडलवुड ग्रो करने के लिए? मोर देन 3% रहेगा तो बेस्ट बेटर। ओके, और किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। महादेव जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि आपका जो लैंड का जो वाटर कंटेंट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लातूर में तो बहुत ही कम है वाटर, फिर भी आपने इतना अच्छा काम किया है, तो उसका थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे। बस हमें अपने एरिया में अपने रेनफॉल के हिसाब से पहले कैलकुलेट करना है कि हमारे एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है। तो हमारी ये सॉइल है, इस ढंग से हमें उसको मेड बनाने हैं हमारे फार्म में, कि बरसात की हर बूंद हमारी जमीन में हम स्टोर कर पाए, जमीन के अंदर जाए वो। तो इसके लिए कुछ हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है, कुछ रिचार्ज स्पीड की टेक्निक्स है। ये अगर हम करेंगे तो अपने खेत से हर बूंद पानी जमीन से रन ऑफ होके नहीं जाना चाहिए, जमीन के अंदर से जाना चाहिए। जमीन के पेट के नीचे से पानी बह के चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सॉइल मॉइस्चर बढ़ेगा, सॉइल इरोजन आपका रुकेगा। साथ ही साथ जो फर्टाइल साइड है 4 इंच वाली ऊपर टॉप लेयर, वो सबसे अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है, वो हम संभाल पाएंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो सॉइल चली जाती है तो खेत में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी पहले स्टार्टिंग में ही कहा मैंने कि आने वाले समय में मोर देन 40% पूरी दुनिया की लैंड फर्टाइल अनफर्टाइल बन जाएंगे, यहाँ पे कोई बैरन बन जाएंगे, वहां पे कोई क्रॉप ही नहीं आएंगे। तो इसका यही रीजन है कि पानी की बूंद के साथ साथ मिट्टी का हर कण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें हमें अगर सुरक्षित रखनी है तो हमारे पूरे खेत को अच्छी तरह से मेड होनी चाहिए अलग अलग स्टेजेस में, और उस मेड पे पेड़ होने चाहिए। ये दो ही काम करते हैं तो खेती में बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति पूरा काम अपने आप संभाल लेगी। तो ये चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। या थैंक यू। जी आदित्य जी, कोई पूछ रहा था कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल छोटे फार्मर्स कैसे कर सकते हैं जिनके पास बहुत कम लैंड है?
हाँ, उनके लिए ही सबसे अच्छा मॉडल है। अगर उनको सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है, कुछ फिक्स इनकम उनको मिलनी है उनको, तो एग्रो फॉरेस्ट का मॉडल ही उनके लिए सबसे सुटेबल है। क्योंकि उनके पास लैंड कमी है, तो इसका 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 मतलब उनको उनकी लैंड को 3 टाइम 4 टाइम करना है। यानी किसी के पास अगर 1 एकड़ लैंड है, तो 1 एकड़ को 4 एकड़ लैंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से। तो वो चीज़ों को हम उसमें फॉलो करते हैं उस टेक्निक्स को। तो एग्रो फॉरेस्ट के बारे में कुछ हम शेयर करेंगे उनको कि कौन सी जगह पे कौन से पेड़ लगाने हैं, बड़े पेड़ कहाँ होंगे, छोटे पेड़ कहाँ होंगे, हमारे रेगुलर क्रॉप कहाँ होंगे, वो प्लॉट को कैसे डिजाइन हम करेंगे। तो ये काफी सारी उसमें चीजें हैं। तो कभी किसी सेशन में हम ये सब चीजें बता देंगे कि वो 1 एकड़ का जो मॉडल है एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो किस तरह से डेवलप करके वन फैमिली उसमें बहुत अच्छी तरह से 1 एकड़ में सर्वाइव हो सकती है। यानी 4-5 लोगों की फैमिली 1 एकड़ लैंड में सर्वाइव हो सकती है, बहुत ही अच्छी तरह से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके। तो ये सब चीजें फार्मिंग में पॉसिबल है। तो वो जो डिजाइन है, वो जो स्ट्रक्चर्स है, यानी कि साल भर लगने वाली हर चीज के साथ साथ एक अच्छी इनकम उस किसान को उससे मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है 1 एकड़ फार्मिंग वाला एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो हम किस सेशन में उसको डिटेल्स में उसका एक प्रेजेंटेशन मैं करूंगा, एक आधे घंटे का सब चीजें हम समझाएंगे कि किस जगह पे क्या होना चाहिए। या बिल्कुल। और किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। माधवी जी को ये भी पूछा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, क्या वो यूजफुल है फार्मर्स के लिए? बेसिकली उससे क्या यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, कि उससे अगर आप पूरी पूरी एरिया में, बड़ी एरिया में अगर हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो वो क्रॉप के लिए उस समय के लिए, उस क्षण के लिए वो जरूर फायदे का होगा। लेकिन पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत वो घातक है, डेंजरस है, कि बाकी जितने भी हमारे मित्र कीटक है, मित्र जीवी हैं, अगर उससे वो मर जाते हैं वो केमिकल स्प्रे से, तो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसान वाला काम है। और इसके परिणाम आज बड़े बड़े जो देश है, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भुगत रहे हैं। और इसी वजह से उनकी 40% लैंड बैरन बनने जा रही है, क्योंकि वहां पे कोई जीव नहीं बचा है। अच्छे भी नहीं बचे हैं, बुरे भी नहीं बचे हैं। अगर प्रकृति का एक अपना बैलेंस है, ये बैलेंस अगर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हम हमारे हिसाब से काम करते, प्रकृति का ना सोचे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए सबके लिए ये बहुत ही घातक है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम पॉजिटिवली सही ढंग से करें, तो उसका उपयोग है, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा। ओके। और कोई ये भी पूछ रहा था कि अगर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं शेयर करने के लिए जिससे वो एफपीओ स्टार्ट कर सकें, एफपीओ स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही कॉमन चीजें एफपीओ स्टार्ट करने के लिए, ऐसी कुछ ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लोकल किसी भी कृषि ऑफिस में जाके या लोकल सीए के पास जाके आप पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसी कंपनी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, वैसी एफपीओ की प्रोसेस है। कंपनी में कुछ रूल्स अलग होते हैं, एफपीओ के कुछ रूल्स अलग है, लेकिन सेम प्रोसेस है। कोई भी चार्टर अकाउंटेंट आपको एफपीओ के लिए करेगा। बस आपको 7 से 10 लोगों को एक जगह पे आना है, और आप 300, 500, 1000 लोगों को, किसानों को उसमें जोड़ सकते हो। उसका पर्पज आपको डिसाइड करना है, किस पर्पज के लिए आप एफपीओ बना रहे हो। आपको किसानों के साथ, किसानों जो भी किसान आपके रहेंगे, उनका मटेरियल परचेस करके आपको ट्रेडिंग करनी है, या किसानों की ग्रुप बना के उसको हेल्प करना है, या कुछ स्पेसिफिक क्रॉप के ऊपर आपको काम करना है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालनी है आपको एग्री रिलेटेड। तो काफी सारी चीजें एफपीओ के अंदर आप कर सकते हो। तो आपको पहले आपका उद्देश्य जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, कितने किसानों के साथ आप काम करना चाहते हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। और आपकी जो प्रोमोटर्स है 7 से 10 लोग, वो सब प्रोमोटर मिलके आप इसको बना सकते हैं। तो एज पर कंपनी एक्ट की जो प्रोविजन है वो सेम प्रोविजन इनके लिए है। खाली इसमें वोटिंग राइट जो है, कंपनी एक्ट में वोटिंग राइट जो होता है वो होता है आपके शेयर्स के अनुसार, जिसके पास जितने शेयर्स है उतने वोटिंग उसको मिलते हैं। लेकिन एफपीओ में आपके पास कितना भी शेयर्स रहे, हर एक को वोटिंग का एक राइट होता है। यानी जितने मेंबर्स है आपके, हर एक को एक वोटिंग राइट रहेगा। तो ये सारी चीजें उसमें है। तो आपका लोकल जो सीए है आपको सब चीजें समझा देगा। या ठीक है। और किसके कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही कैजुअल सेशन है। हम लोग इतने सालों से अभी कर ही रहे हैं फार्मिंग के सेशंस, बहुत तरीके के अलग अलग टॉपिक पे सेशंस लिए हैं।
So we plan to regularly meet like this. कि if you are really practicing gardening and farming, you should definitely have some questions. तो ये सेशन इसलिए कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें. तो गोइंग फॉरवर्ड विल रेगुलरली हैव सच काइंड ऑफ सेशंस के जहाँ पे हम सिर्फ बिना कोई टॉपिक के रिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक सिर्फ आपके सवालों का जवाब दें. क्योंकि व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर एक को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना मुश्किल है, तो इसलिए एक सेशन रख के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस लाके पूछ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. और यहाँ पे जो बहुत सारी बातें डिस्कस हुई एग्रो फॉरेस्ट्री की, महादेव जी ने 1 एकड़ का मॉडल बताया कि कैसे छोटे फार्मर्स कर सकते हैं, मेडिसिनल फार्मिंग कैसे घर पे कर सकते हैं, कौन से पॉट्स में कौन से मेडिसिनल प्लांट्स आ सकते हैं, ये सब ऑलरेडी हमने किए हुए हैं सेशंस इसके पहले. तो ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर किसको सीखना है, किसको ये सब में इंटरेस्ट है, और आपको इफ यू रियली वांट टू नो दिस, we already have something available for you. We have recordings of all our past sessions, which is available to you for viewing. जिसमें we have like 15 plus sessions spread over like 1000 minutes. So if anyone wants to learn that, you can message me. You can message me and I'll guide you the way forward. महादेव जी, सीमा जी पूछ रही हैं कि कैन यू गिव द रेफरेंस ऑफ द फार्मर्स हु आर फॉलोइंग योर मॉडल प्लेस. यूपी में कोई सीमा जी, हम लोग महादेव जी इज बेस्ड आउट ऑफ लातूर. यूपी में यूपी में काम करना चालू कर रहे हैं हम अभी. जैसे अयोध्या जी में हमारा काम अभी शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से अयोध्या में हम कुछ मॉडल किसानों के साथ बनाएंगे अगले जून जुलाई से लेके. तो वही आपको देखने को मिलेगा. अदरवाइज आपको लातूर आना पड़ेगा. लातूर में काफी सारे किसानों के साथ आपको ये मॉडल देखने मिलेंगे. महादेव जी, लातूर में आप बोले थे कि आप कुछ करने वाले हैं प्रोग्राम, तो आप जरा उसका भी पहले बताएंगे तो मैं बताता हूँ. जी. ठीक है महादेव जी, मैं फिर से एक बार क्विकली समराइज कर रहा हूँ कि हम लोग ये सेशंस करते रहेंगे आगे चल के. अगर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके अपने पुराने सेशंस में. अगर किसी को पुराने सेशंस कैसे देखना है उसका जानना है तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ. ठीक है महादेव जी, थैंक यू ऐसे छोटे छोटे सेशंस के लिए आने के लिए. मिलते रहेंगे. जी, थैंक यू. अच्छा लगा सबसे मिलके. आप इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है इसके लिए. थैंक यू.